टीडीएस को ना समझने के लिए पहले तो ये देखना है कि ये तो इनकम टैक्स वाला टीडीएस है। ठीक है ना। एक जीएसटी में भी होता है टीडीएस, वहां पे भी टीडीएस टीसीएस है। ये इनकम टैक्स में भी टीडीएस टीसीएस है। ठीक है ना। अब ये जो चार्ट का रेट है, इसमें एग्जम्पशंस हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले बैकग्राउंड देखते हैं कि टीडीएस का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है ना। टीडीएस की रिक्वायरमेंट है क्यों एक्चुअल में। अब टीडीएस की रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसमें अब टीडीएस की जरूरत क्यों है। अब मान लो एक पर्सन है, कोई भी एक पर्सन है, वो कोई वही 5 हेड ऑफ इनकम थे, ने आईटीआर में देखा ना। वो उन्हीं 5 हेड ऑफ इनकम से अपनी इनकम अर्न करेगा। ठीक है, या तो क्या क्या थे, क्या था, हाउस रेंट, सैलरी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन को पीजीबीपी कह देंगे। ठीक है ना। और और अदर सोर्स, इसके अलावा जो भी होंगे, इन चार के अलावा तो वो जाएंगे अदर सोर्स में। ठीक है ना। तो कोई भी पर्सन होगा, मान लो ये मिस्टर ए है, तो ये मिस्टर ए अपनी इनकम इन 5 जरिए से कमा सकता है। ठीक है। अब इसने जो इनकम अर्न करी, तो इसके इसने यहाँ पे इसका बैंक था, ये मान लो ये बैंक है, इसका बैंक है, मान लो एक्सिस बैंक है, मान लो कोई भी बैंक मान लिया। ठीक है। इस बैंक में इसका अकाउंट होगा। ठीक है। इस बैंक में ये अकाउंट होगा, जो भी ये कमाएगा इसके अकाउंट में क्रेडिट होता जा रहा है। ठीक है। अब इसके अकाउंट में क्रेडिट होता जा रहा है, फिर लास्ट में ये क्या कर रहा है, अपनी एक एक फॉर्म फाइल कर दे रहा है। कौन सा फॉर्म, अपना आईटीआर फाइल कर दे रहा है। ठीक है। और डिक्लेयर कर दे रहा है मेरी ये इनकम है। ठीक है। ये होता आ रहा है, मिस्टर ए ने के अकाउंट में डिपॉजिट होते जा रहे हैं, और मिस्टर ए पूरे साल के एंड में आईटीआर भर के डिक्लेयर कर दे रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें मैनिपुलेशन का चांस है। अब मान लो इसके अकाउंट में टोटल साल में आ गए 10 लाख रुपए, पूरे साल में आ गए 10 लाख। ठीक है। लेकिन हो सकता है ये अपनी इनकम में खाली उसमें दिखा रहा है 4 लाख रुपए। ठीक है। मैनिपुलेशन के चांस है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, गवर्नमेंट को लगा कि इस चीज को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इस चीज को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि जो इसकी एक्चुअल इनकम है वही हमारे पास रिपोर्ट हो। ये 10 लाख की जो इसकी एक्चुअल इनकम है वो ही हमारे पास रिकॉर्ड हो। अब इसके लिए इन्होंने क्या करा, इसने कहा अभी तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए है। अब ये अपने हिसाब से चल रहा है, और जो इसका मन कर रहा है ये इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर दे रहा है। यही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर दे रहा है जो इसका मन करे। ये हो सकता है 4 लाख दिखाए, हो सकता है प्रॉपर वो 10 लाख दिखा रहा हो। अब गवर्नमेंट को था कि यार इसको क्या एक तरीका अपनाया जाए कि ये ऐसे इस तरीके से डेविएशन ना कर सके, गलत इनकम ना दिखा सके। तो इसने कहा कि यार मिस्टर ए को जो ये इनकम आ रही है, तो कोई ना कोई और पार्टी तो होगी ना जहां से ये इनकम जनरेट हो रही होगी। कोई ना कोई सेकंड पर्सन होगा जहां से ये इनकम आ रही होगी, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कैपिटल गेन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो अदर सोर्स हो। अगर रेंट की इनकम आ रही है तो कोई ना कोई साथ में टेनेंट भी होगा जो इसको किराया दे रहा है। सैलरी या इनकम आ रही है तो कोई ना कोई एम्प्लॉयर भी होगा। कैपिटल गेन इनकम आ रही है तो हो सकता है इसने जो कोई ना कोई इसके पास हाउस प्रॉपर्टी होगी वो बेची होगी, या इसके पास शेयर्स होंगे, तो शेयर्स होंगे तो कोई ना कोई शेयर ब्रोकर भी होगा। ठीक है ना। हाउस प्रॉपर्टी बेच दी तो उसके ऑनरशिप होगी, किसी ने खरीदी भी होगी। जब इसने बेची, इसको इनकम हुई तो किसी ने खरीदी भी होगी। ऐसे ही बिजनेस है, तो बिजनेस के केस में भी किसी ना किसी पर्सन से डील करता होगा मार्केट में। ठीक है, जिससे इसको क्रेडिट आ रहे हैं, जिससे इसको अमाउंट आ रहा है, कि जो इसको इसको कहेंगे डेटर, इसको डेटर से अमाउंट आ रहा होगा। इसके अलावा कोई और इनकम है अदर सोर्सेज में, उस वो भी कहीं ना कहीं से जनरेट हो रही होगी। कोई ना कोई पर्सन ऐसा होगा, या कंपनी या इंडिविजुअल, जो इनको पैसे दे रहा होगा। या कंपनी दे रही होगी, फर्म दे रही होगी, कोई इंडिविजुअल दे रहा होगा, कोई ना कोई पर्सन होगा इस कैटेगरी में, जिससे ये इनकम मिस्टर ए की जनरेट हो रही होगी।
ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने इस कैटेगरी को कहा कि यार इनके थ्रू हम मिस्टर ए को पकड़ते हैं, इनके थ्रू हम मिस्टर ए को पकड़ते हैं ताकि मिस्टर ए उसके बाद कुछ ना कर सके। तो उन्होंने क्या करा, ये कैटेगरी को हम कह देते हैं मिस्टर बी कह देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं दोनों इंडिविजुअल ही हैं। ठीक है ना, मिस्टर बी कंपनी भी हो सकती है ये, अगर कंपनी मान रहे हैं तो बी लिमिटेड कह लो। ठीक है ना, इसको पकड़ा। अब इनको कहा कि भाई अब दो पार्टी हो गई, अभी पहले अभी तक में एक ही था, मिस्टर ए ही था, अब दो हो गए। अब कौन कौन हो गए, मिस्टर ए और यहाँ पे मिस्टर बी। ठीक है, हेड ऑफ इनकम वही सारी हैं, अलग अलग तरीके की हेड ऑफ इनकम है। अब क्या था, मिस्टर बी जब भी इसको पेमेंट दे रहा है ना, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक बार लगा दिया। गवर्नमेंट ने मिस्टर ए को कुछ नहीं कहा, मिस्टर बी को कहा कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब, कि तेरे जब भी तू पेमेंट करेगा तो तेरे को इस इनकम तो इसकी होगी, मिस्टर बी का क्या होगा, मिस्टर बी का तो एक्सपेंस होगा, मिस्टर ए की इनकम है तो टैक्स किससे लेना है, मिस्टर ए से जिसकी इनकम है। लेकिन कहा मिस्टर बी को कि जब तू इसको पेमेंट करेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट, इसमें और भी है, ड्यू ड्यू के बेसिस पे भी रहता है। ठीक है ना, तो हम नॉर्मल समझते हैं कि जब भी वो उसको पे करेगा तो मिस्टर बी को गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब तू उसकी इनकम के ऊपर टैक्स काट के पे करेगा नेट। ठीक है, तो उस टैक्स का नाम दे दिया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्स किसका है, एक्चुअल उसका है, इनकम उसकी है मिस्टर बी की, लेकिन जब उसका सोर्स जनरेट हुआ तो उसने एक टैक्स काट लिया, इसलिए इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स जनरेट होते हुए कुछ अमाउंट काट लिया टैक्स की फॉर्म में, डिडक्ट कर लिया, तो इसलिए टैक्स काटा, जो चीज काटी गई टैक्स डिडक्टेड, सोर्स जनरेट हुआ उस टाइम पे डिडक्ट कर लिया टैक्स, तो दैट्स कॉल्ड टीडीएस। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आया, चाहे ये इनकम कोई भी हो, जैसी भी इनकम है, जहां जहां पे मिस्टर बी को पेमेंट करनी है मिस्टर ए को, या बी लिमिटेड को पेमेंट करनी है मिस्टर ए को, तो वो क्या करेगा, अगर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो वो उसको पेमेंट करते हुए कुछ अमाउंट काट देगा, और काट के अपने पास तो रख नहीं लेगा उसकी, क्योंकि टैक्स अल्टीमेट किसने देना था, मिस्टर ए ने। टैक्स किसने देना है, मिस्टर ए ने, क्योंकि इनकम किसकी है, मिस्टर ए की है। तो मिस्टर ए के अमाउंट पे से काटा हुआ अमाउंट जो है मिस्टर बी क्या करेगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। पहले टीडीएस डिडक्ट करेगा और फिर ये मिस्टर बी जो है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। ये कॉन्सेप्ट बन के आ गया टीडीएस। अब जीएसटी में भी सेम यही चीज इसी तरीके से चलता हुआ आ रहा है, जीएसटी भी 2017 से इसी वे में है। ठीक है, क्योंकि ये इनकम टैक्स में टीडीएस का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद से गवर्नमेंट को काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ इससे। अब क्या हुआ, जो हमने एग्जाम्पल लिया था 10 लाख का, मान लो इसने 10 लाख की इसको पेमेंट करनी होगी, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बार लगा दिया कि तुम्हें पेमेंट करते हुए टीडीएस काटना है, तो ये 10 लाख के ऊपर टीडीएस काट लेगा। मान लो 10% का रेट गवर्नमेंट ने निकाला, तो 1 लाख रुपए टीडीएस कट गया। 1 लाख रुपए का टीडीएस कट के इसके पैन पे सबमिट हो गया, ये डिपॉजिट कराएगा ना मिस्टर बी। मिस्टर बी 1 लाख रुपए जमा कराएगा और इसको नेट पेमेंट कितनी करेगा, इसको नेट पे कर देगा 10 - 1 = 9 लाख, और 1 लाख अपने पास नहीं रखेगा, वो गवर्नमेंट को दे देगा, डिपॉजिट हो गए 1 लाख। ठीक है ना, तो दोनों जगह गए उसकी जेब से, पॉकेट से 10 लाख, 9 लाख यहाँ उसने मिस्टर ए को दे दिए, और ये 1 लाख रुपए उसने गवर्नमेंट को दे दिए। ठीक है ना, मिस्टर बी के हाथ से 10 लाख ही गए हैं, 10 लाख ही जाने थे, 10 लाख ही गए। अब इससे हुआ क्या कि गवर्नमेंट के पास जैसे ही 1 लाख गए, उसके बाद डिटेल भी चली गई कि 10 लाख जो है मिस्टर ए को पेमेंट करी है, उसके ब्याह पे मैं टीडीएस काटा है 10% और जमा करा दिया। अब मिस्टर ए के 26 इसमें रिफ्लेक्ट करेगा, 10 लाख की वैल्यू दिखाएगा, 1 लाख रुपए का टीडीएस दिखाएगा। तो वहां पे फिर जो है जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा मिस्टर ए, तो अब उसके पास कोई और ऑप्शन बचेगा, क्योंकि इनकम टैक्स के पास रिपोर्ट जा चुकी है
कि भाई इसकी मिस्टर ए से 10 लाख रुपए की इनकम जनरेट हुई है। जैसे ये 26 एस मान लो, 26 एस में आ रहा होगा 10 लाख और इधर दिखाता है वो 1 लाख। ठीक है ना, अब तुमने रिटर्न में देखा है तो वहां पे दिखा रहा होगा कि इस 10 लाख पे 1 लाख रुपए इसकी इनकम जनरेट हुई है, ये 1 लाख टीडीएस कटा है। तो ये जो है अब उसको इनकम में अपना दिखाना पड़ेगा। तो ये एक रीजन है टीडीएस लाने का। अब टीडीएस गवर्नमेंट लाई इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई दोनों सोर्स को पकड़ लो, जहां से जनरेट हो रहा है वहीं पे ही टैक्स की एलिजिबिलिटी कर दो, क्योंकि मिस्टर बी को फर्क नहीं पड़ रहा। मिस्टर बी के पास 10 लाख ही जाने थे और 10 लाख ही गए हैं उसकी जेब से। बस फर्क क्या कर दिया, 9 लाख 9 और 1 में बट गया। 9 लाख उसको पे कर दिया, 1 लाख अपना कंप्लायंस पूरा करने के लिए, क्योंकि मिस्टर बी के ऊपर कंप्लायंस है, मिस्टर ए के ऊपर कंप्लायंस नहीं है। ठीक है ना, किसी की इनकम है मान लो, लेकिन जहां से जनरेट हो रही है वो टीडीएस नहीं काटता तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, मिस्टर ए को फर्क नहीं पड़ रहा इससे। अगर मिस्टर बी गलती करता है तो मिस्टर ए को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कंप्लायंस किसके ऊपर है, मिस्टर ए के ऊपर है और मिस्टर बी के ऊपर है। मिस्टर बी ने नहीं काटा तो मिस्टर ए की दिक्कत नहीं है। मिस्टर ए तो 10 लाख दिखाएगा, अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। मिस्टर ए ने सही दिखाया मान लो, कल को दिक्कत आई तो मिस्टर ए के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि मिस्टर ए ने अपने 10 लाख दिखाना था, 10 लाख दिखाया। अगर उसने 10 की जगह 8 दिखाया तो दिक्कत है, तो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम हो गई कि उसने कम दिखाया तो उसको दिक्कत आएगी। लेकिन अगर उसने 10 का 10 दिखा दिया, मिस्टर बी ने ना काटा ना जमा कराया, उसको काटना चाहिए था, उसने नहीं काटा, उसने पूरा का पूरा 10 पे कर दिया। उसने कहा मैं नहीं जमा करा रहा, कौन बैंक में जाके जमा कराए, फिर रिटर्न फाइल करे, फिर रिटर्न फाइल करे टीडीएस की ताकि उसको क्रेडिट मिले। तो मिस्टर बी ने कहा मैं नहीं कर रहा। मान लो उसने नहीं किया तो मिस्टर ए को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिस्टर ए अपनी जगह सही है, मिस्टर ए 10 लाख दिखाएगा अगर वो सही हो जाएगा। लेकिन मिस्टर बी को टीडीएस काट के जमा कराना था, उसने नहीं काटा, उसकी गलती होगी। ठीक है ना, तो ऐसे ही हर केस में इन्होंने धीरे धीरे काफी सारे चीजों पे टीडीएस लेके आए। ठीक है, सैलरी पे लाए, और कौन कौन सी इनकम पे टीडीएस है, हम्म, और किस किस पे है। अब हम चलते हैं टीडीएस की चार्ट पे। ठीक है ना, अब हम चार्ट देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है टीडीएस है। अब सैलरी पे होगा, ये सारी इनकम ही होंगी जिस पे टीडीएस होगा, है ना, इनकम जनरेट हो रही होगी। लेकिन काटेगा कौन, जो सोर्स जनरेट कर रहा है वो जो है टीडीएस काटेगा, जिस पे को अमाउंट जाना है उस पे। ठीक है ना, अब बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर दी है इसमें, पहले कुछ ही होती थी, धीरे धीरे इसकी एम्बिट बढ़ाते गए, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को काफी ज्यादा बेनिफिट है। गवर्नमेंट को बेनिफिट है ना, गवर्नमेंट को क्या है कि उसके रिकॉर्ड में वो ट्रांजेक्शन आ गई। अगर वही 10 लाख सीधा पे कर देता तो उसके रिकॉर्ड में कुछ नहीं आता। यही 10 लाख, 1 लाख उसने जमा कर दिया तो उस गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में सारी चीजें आ गई कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 10 लाख रुपए देने थे और ये 10 लाख रुपए मिस्टर ए की इनकम है। ठीक है ना, तो ऐसे ही सैलरी, सैलरी को लाए। ठीक है ना, सैलरी कैसे किस तरीके से टीडीएस कटता है सैलरी पे, हाँ, स्लैब रेट के हिसाब से। ठीक है ना, अगर उसकी स्लैब रेट के हिसाब से इनकम बनेगी तो एम्प्लॉयर को जो है उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा। इसको कहेंगे स्लैब रेट के हिसाब से। क्या हर एक में स्लैब रेट होगा, सब में स्लैब रेट होगा, हाँ, या सब में स्लैब रेट होगा। कैसे हो सकता है सोचो किस, अब सैलरी में तो क्या है कि एम्प्लॉय उसको पता है कि पूरे साल में कितना है अमाउंट है। ठीक है, इसलिए वहां पे तो इनकम निकल सकती है और पता लग सकता है मिस्टर मिस्टर ए की क्या इनकम होगी। ठीक है, पहले से ही कंप्यूट हो सकती है वो, है ना, तो उसके हिसाब उसमें टैक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा मिस्टर बी पहले ही कैलकुलेट कर सकता है। अब कोई बिजनेस है, किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या पहले से ही पता लग जाएगा कि कितनी ट्रांजेक्शन होगी पूरे साल में, नहीं पता लगेगा। तो ऐसे केस में उसमें अलग अलग लिमिट्स हैं कि लिमिट अगर वो एक्सीड कर जाती है तो जो है टीडीएस काटना होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है कि उतने अमाउंट तक में टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो वो थ्रेशोल्ड पे आ रहा है तो टीडीएस नहीं कटेगा, अदरवाइज कटेगा। ठीक है ना, और फिर कुछ ना कुछ रेट होगा जिस पे कटेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है यहाँ पे मेंशन होती है, यहाँ पे लिखा हुआ ना थ्रेशोल्ड, ये थ्रेशोल्ड हो गई। अब डिपेंड करता है इंडिविजुअल है एचयूएफ है उसके हिसाब से रेट है, अदर्स इन दोनों के अलावा कोई और होगा तो वो अदर्स में जो रेट फॉल करेगा उस रेट पे टीडीएस कटेगा। ठीक है, मान लो कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है,
तो वो अदर्स कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो अलग अलग डिविडेंड की इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है, जैसे हम देखते हैं ना 26 में आ रही होती है, टीआईएस ईआईएस में भी दिख जाता है अब तो, है ना। उस पे 26 पे क्यों दिखता है वो, क्योंकि उस पे इंटरेस्ट कटता है, इंटरेस्ट पे टीडीएस कटता है, बैंक इंटरेस्ट दे रहा है उस पर टीडीएस काट रहा है, इसलिए हमारे वो 26 में आ रही है। ठीक है, इसका सेक्शन 194A। ठीक है ना। जब हमने 26A में भी देखा होगा, इस सारे में सेक्शन लिखे हुए आते हैं ना, तो सेक्शन सैलरी का है 92, इसका है ये डिविडेंड का है 94। ठीक है ना। ये जो मेन सेक्शन है वो मैं दिखाता हूँ जो हमने देखे भी होंगे, इसमें 192 देखा होगा 26A में, 194 देखा होगा, 194A देखा होगा। ठीक है ना। ये कुछ इनकम ऐसी होती है, स्पेशल इनकम, ये हो गई लॉटरीज, ऑनलाइन गेम, हाउस रेस। इसमें क्या होता है, इनकम टैक्स भी इस पे, हॉर्स रेस, इस पे इनकम भी हाई रेट पे टैक्स होता है, स्लैब रेट नहीं लगता, इस पे सीधा 30% टैक्स है, और इस पर टीडीएस भी 30% है। ठीक है ना। इस पर टीडीएस भी, जैसे ड्रीम 11 मान लो, ड्रीम 11 पे कोई जीतेगा तो टीडीएस उस पर भी 30% स्लैब, फ्लैट 30% टैक्स लगेगा। ठीक है ना। अब ये बिजनेस की ट्रांजेक्शन आ गई 194C, कॉन्ट्रैक्टर का, अगर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, अगर सिंगल ट्रांजेक्शन है तो 30,000 रुपए तक टैक्स टीडीएस नहीं लगेगा। उसके बाद अगर वो कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टर अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे तो 1%, अदरवाइज 2%। ठीक है ना। ऐसे ही सेम कॉन्ट्रैक्टर की अगर पूरे साल की, एक तो हो गई सिंगल ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, एक बिल बिल वाइज मान लो, एक सेल बिल का ट्रांजेक्शन मान लो 30,000 की। अब पूरे साल की क्यूमुलेटिव भी देखेंगे हम, पूरे साल में कितना बिजनेस हुआ। अगर 1 लाख से एक्सीड कर जाएगा जैसे ही, तो भी फिर उसी रेट पे 1% 2% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। ठीक है। इसलिए मेन मैं बताता हूँ कि जैसे कमीशन ऑन लॉटरी है उस पर 5% का टीडीएस है। ठीक है। ये जो चार्ट है ये इस फाइनेंशियल ईयर का ही है, जिस जो सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। ठीक है ना, उसका है। इसमें मेन जो से यूज होते हैं, एक तो ये हमने देख लिया, सैलरी का यूज होता है, ठीक है ना, डिविडेंड का यूज हो जाता है, इंटरेस्ट का यूज हो जाता है। इसके अलावा एक ये रेंट वाला, रेंट की लिमिट है 2,40,000 की। जब किसी का रेंट 20,000 रुपये महीना कह लो, या 2,40,000 हो गया, ठीक है, पूरे साल का देखा जाएगा। ठीक है। कोई अगर मान लो आया ही दिसंबर में है, तो उसके, चाहे उसका रेंट 30,000 भी होगा तो भी 2,40,000 क्रॉस नहीं करेगा, है ना, तो उस साल में टीडीएस नहीं आएगा। लेकिन अगले साल में पूरे साल का देखा जाएगा कि इसका पूरे साल का किराया क्या 2,40,000 से ऊपर बनेगा, बनेगा तो टीडीएस कटेगा। ठीक है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी अगर रेंट पे दिया है तो 2% का रेट है, और अगर बिल्डिंग वगैरह दिया रेंट पे तो 10% का रेट है, 10% टीडीएस कटता है। ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, रेंट पे आ जाता है। ये जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखना, जो रिटर्न्स वगैरह में ज्यादातर ये जाते हैं टीडीएस रिटर्न में, मतलब और भी केस हो सकते हैं लेकिन नॉर्मली ये सब होते हैं। फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस 194JB, ठीक है ना, ये भी देखा होगा, ये भी काफी में करते हैं, 10% टीडीएस कटता है। ठीक है ना। अमाउंट इसकी भी थ्रेशोल्ड कितनी है, 30,000। अगर पूरे साल का 30,000 की लिमिट है तो नहीं कटेगा, अगर एक्सीड करेगी वैल्यू तो फिर जो है टीडीएस कटेगा। ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं। अब इन्होंने ये बेनिफिट के, ये परकुसिट्स के ऊपर भी टीडीएस, ये जो है अभी कुछ टाइम पहले ही आया है ये वाला, ये भी। ठीक है ना। ये अगर कोई परकुसिट्स वगैरह बेनिफिट मिलते हैं बिजनेस में तो उस पर भी 10% का रेट दिया है, थ्रेशोल्ड 20,000 का है। देखो एक वीडीए ट्रांजेक्शन होती है, पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ वीडीए, इसके ऊपर भी 1% का टीडीएस है, 10,000 से ऊपर की वैल्यू पे। ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी टीडीएस होता है। इमूवेबल कोई सेल करता है ना किसी को प्रॉपर्टी, अगर 50 लाख से ऊपर की वैल्यू है तो उस पर भी टीडीएस कटेगा। हाँ, किसी ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी तो उस पर 50 लाख से ऊपर की वैल्यू होने पे भी जो है बायर जो है वो, ये देखो ये रहा, मैं ढूंढ रहा था ये वाला, ये तो गुड्स का है। एक तो ये गुड्स वाला आया है, 50 लाख से ऊपर की वैल्यू है,
तो 0.1% जो है वहां पे टीडीएस काटना होता है, परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है ना, ये उसमें यूज होता है, कलश वगैरह में देखोगे उसमें यूज होता है ये, वहां पे जो है वो अपने उसमें देखना, उस इसके में दिखाता है एप्लीकेबिलिटी। इसके अलावा मेन मेन तो यही है, बाकी एक प्रॉपर्टी वाला है, वो ध्यान में रखना, इस चीट शीट में दिख नहीं रहा, ये तो अलग से नीचे कहीं मेंशन किया होगा। ठीक है ना, मेन तो यही है, जो जो है मेन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि दो दूसरी पार्टी को वो कह दिया कि आपके उनके ऊपर कंप्लायंस डाल दिया कि जब भी पेमेंट करोगे, जब भी किसी का सोर्स जनरेट करोगे तो टैक्स काटोगे। तो इन सब में देखो किसी ना किसी का सोर्स जनरेट हो रहा है। ठीक है ना, सैलरी में जनरेट होगा, डिविडेंड जिसको मिल रहा है, इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, तो बैंक को कह दिया भाई बैंक टीडीएस काट के जमा कराओ। ठीक है ना, डिविडेंड इनकम मिल रही है तो शेयर हाउसिंग वो जो है डिविडेंड का इम्पैक्ट आएगा। तो जो भी सेकंड पार्टी मिस्टर बी कैटेगरी में आ रही है वो टीडीएस काट के जमा करेगी इसमें। ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग कुछ है कोई क्वेश्चन वोश्चन?